दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है, कन्याकुमारी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज से शुरू। 5 महीने में 3570 किलोमीटर की दूरी करेगी तय। ये आपको बता दें कि कांग्रेस आज से कन्याकुमारी से एक मेगा रैली में अपनी 3570 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेगी। कांग्रेस का कहना है कि वो आर्थिक विषमताओं, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक केंद्रीकरण की समस्याओं और विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में ये रैली कर रही है। राहुल गांधी अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ सार्वजनिक रैली के स्थान पर जाएंगे, जहां यात्रा औपचारिक रूप से शुरू की जाएगी। एक वीडियो संदेश में प्रियंका गांधी ने लोगों से जहां भी संभव हो यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यात्रा की जरूरत है क्योंकि देश में नकारात्मक राजनीति की जा रही है और लोगों के वास्तविक मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य महंगाई और बेरोजगारी जैसे लोगों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है। आपको बता दें कि फिलहाल पार्टी ने राहुल गांधी सहित 119 नेताओं को भारत यात्रियों के रूप में वर्गीकृत किया है, जो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक पूरी दूरी तय करेंगे। आपको बता दें कि आज से कांग्रेस कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। और बड़ी खबर, बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना साथ में लड़ेंगी बीएमसी का चुनाव, देवेंद्र फडणवीस ने कर दी घोषणा। आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गृह मंत्री अमित शाह के मुंबई के दौरे से इस चुनाव को लेकर बीजेपी की रूपरेखा लगभग साफ हो गई थी। अमित शाह ने कह दिया है कि इस बार उद्धव ठाकरे को उनकी जगह दिखानी है। इसी कड़ी में आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी की स्थिति स्पष्ट कर दी है। उप मुख्यमंत्री व बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और शिंदे की शिवसेना मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह मुंबई पहुंचे थे। अमित शाह ने बीएमसी चुनाव को लेकर प्रमुख नेताओं के साथ चर्चा की। शिंदे एक साथ बीएमसी का चुनाव लड़ने का फैसला अमित शाह और भाजपा नेताओं के बीच हुई मीटिंग के बाद लिया गया था। आपको बता दें कि अमित शाह ने बीजेपी के लिए मिशन 135 का नारा दिया है। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस बार का बीएमसी चुनाव मतलब आर्या पार की आखिरी लड़ाई है। उन्होंने कहा कि एक तरीके से यह लड़ाई उद्धव ठाकरे की शिवसेना को सत्ता से हटाने के लिए होगी। और बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और लेफ्ट नेताओं से मिले नीतीश कुमार, बीजेपी के खिलाफ रणनीति पर हुई चर्चा। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा भी वहां मौजूद थे। इस दौरान नीतीश कुमार और केजरीवाल ने दोपहर का भोजन एक साथ किया। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे का उद्देश्य 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना है। केजरीवाल से मिलने से पहले नीतीश कुमार ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा से उनके पार्टी कार्यालय में जाकर भेंट की। बता दें कि पिछले महीने एनडीए से नाता तोड़ने वाले नीतीश कुमार ने बीते रविवार को पटना में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा था कि उनका एकमात्र लक्ष्य बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष को एकजुट करना है। नीतीश कुमार ऐसे समय में दिल्ली के दौरे पर आए हैं जब कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए वो विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। और बड़ी खबर, नीतीश कुमार के लिए केसीआर, केजरीवाल और ममता बनर्जी से ज्यादा जरूरी हैं राहुल गांधी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जब आरजेडी का दामन थामा तो सबसे पहले उन्होंने सोनिया गांधी को फोन लगाया था। वहीं जब नीतीश कुमार दिल्ली आए तो उन्होंने सबसे पहले राहुल गांधी से उनके घर जाकर मुलाकात की, जिसके बाद आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कांग्रेस को कितनी अहमियत दे रहे हैं। नीतीश कुमार की मौजूदा राजनीति को देखकर कयास लग रहे हैं कि वो विपक्षी दलों को एक करने की राह पर चल निकले हैं। अब देखना यह होगा कि वो कितने विपक्ष को एक कर पाते हैं। ममता बनर्जी अलग राह पर हैं, अखिलेश यादव अलग राह पर हैं, वहीं केजरीवाल भी अलग राह पर हैं। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार किन किन बड़ी पार्टियों को अपने साथ ला सकते हैं। आपका क्या मानना है? क्या 2024 में पूरा विपक्ष एकजुट प्रधानमंत्री को कड़ी टक्कर देगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
और ये बड़ी खबर, बीजेपी ने की बड़ी बैठक, जिन 144 सीटों पर हुई थी हार, 2024 में उन्हें जीतने की रणनीति पर हुई चर्चा। ये आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष ने 144 लोकसभा सीटों पर पार्टी को और मजबूत करने की कवायद की केंद्रीय मंत्रियों के साथ समीक्षा की। ये बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में हुई है जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा आरंभ होने वाली है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी विरोधी सभी दलों को एकजुट करने की कोशिश में लगे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में उन 144 लोकसभा सीट को जीतने की रणनीति तैयार की गई जिन पर बीजेपी पिछले चुनाव में मामूली अंतर से चूक गई थी। और ये बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कर दिया बड़ा ऐलान, टिकट बंटवारे में युवाओं और महिलाओं को देंगे प्राथमिकता। ये आपको बता दें कि कांग्रेस इस साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे में युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता देगी। इसके साथ ही नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा। कांग्रेस की राज्य इकाई की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रमेश चन्नीथला ने इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस साल दिसंबर में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनावों में पार्टी उम्मीदवारों की छटनी करने के लिए पिछले महीने 3 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया था। राहुल गांधी ने सोमवार को अहमदाबाद में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था जिसमें गुजरात की जनता से उन्होंने वादा कर दिया है कि यदि गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनती है तो बिजली फ्री मिलेगी और किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। और ये बड़ी खबर, विपक्षी एकजुटता के लिए सजेगा मंच, एक साथ होंगे नीतीश कुमार, शरद पवार, नायडू और ममता बनर्जी। ये आपको बता दें कि बीजेपी के खिलाफ माहौल बनना अब शुरू हो गया है। इसकी बानगी स्वर्गीय जननायक चौधरी देवीलाल की जयंती पर 25 सितंबर को हरियाणा के फतेहाबाद जिले में होने वाली सम्मान दिवस रैली में देखने को मिलेगी। इनेलो द्वारा आयोजित फतेहाबाद में होने वाली सम्मान दिवस रैली में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार और ममता बनर्जी के शामिल होने की पूरी उम्मीद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला की बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से फोन पर बात भी करवाई। इस दौरान उन्होंने 25 सितंबर को होने वाली सम्मान दिवस रैली का न्योता दिया जिसे तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर लिया। स्वर्गीय जननायक देवीलाल की जयंती पर होने वाली सम्मान दिवस रैली के लिए वो स्वयं चंद्रबाबू नायडू, फारूक अब्दुल्ला, ममता बनर्जी को भी निजी तौर पर मिलकर न्योता देंगे। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से उनके गुरुग्राम स्थित आवास पर मुलाकात की थी। उनके साथ जनता दल के महासचिव केसी त्यागी और इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफेस सिंह राठी भी उपस्थित रहे। इस दौरान देश और प्रदेश के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई और तीसरे मोर्चे को मजबूत करने के लिए विचार विमर्श हुआ है। और ये बड़ी खबर, ओम प्रकाश चौटाला ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी दलों का एक साथ आना जरूरी। ये आपको बता दें कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि बीजेपी से लोग बेहद परेशान हो चुके हैं, यही वजह है कि उनके खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अब समय आ गया है जब सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए। उन्होंने 1 साल पहले ही तीसरे मोर्चे के गठन के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे। अब नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के बाद तीसरे मोर्चे की कवायद तेज हो गई है। इसी को लेकर उन्होंने अगस्त माह में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल से भी मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से भी तीसरे मोर्चे के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा और वो जल्द ही उनसे मुलाकात करेंगे, साथ ही उन्हें रैली में आने का निमंत्रण भी देंगे। वहीं स्वर्गीय जननायक देवीलाल जयंती पर होने वाली सम्मान दिवस रैली के लिए वो स्वयं चंद्रबाबू नायडू, फारूक अब्दुल्ला, ममता बनर्जी को निजी तौर पर मिलकर न्योता देंगे और ये सभी नेता एक मंच पर उपस्थित होकर बीजेपी के खिलाफ लामबंद होंगे। और ये बड़ी खबर, शराब नीति को लेकर मनीष सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, बर्खास्त करने की उठाई मांग। ये आपको बता दें कि दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग की। इसको लेकर बीजेपी के विधायकों और नेताओं ने सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान पोस्टर और बैनर पर शराब के ठेकेदारों से 6% कमीशन खाने वाले केजरीवाल और सिसोदिया को बर्खास्त करो और गली गली में
चोर है, मनीष सिसोदिया चोर है जैसे नारे लिखे हुए थे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास से कुछ ही दूर पर हुए इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी ने की। विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा में लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस और सीआरपीएफ जवानों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और विधायकों समेत रामवीर सिंह बिदूड़ी को हिरासत में ले लिया। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी ने प्रदर्शन के दौरान बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को इस बात का जवाब देना होगा कि शराब के ठेकेदारों को मिलने वाले 2% से बढ़ाकर 12% क्यों कर दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। करीब 300 से ज्यादा ठेके रिहायशी एरिया की गली गली में खोले गए। अब शराब के ठेकेदार कह रहे हैं कि हमारा कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया, जिसमें से 6% मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लौटा दिया गया। आप तो कह रहे थे कि वर्ल्ड क्लास पॉलिसी है जिससे कि दिल्ली को 10,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, वो कहां गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के राजस्व को हुए हजारों करोड़ के नुकसान की भरपाई कौन करेगा। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं कि आबकारी नीति से करोड़ों का नुकसान हुआ है। सीबीसी बता रही है कि स्कूलों में कक्षा शौचालय खराब हैं। ऐसे में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की तो हमारा इस्तीफा मांगना तो बनता है। हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाता। अगली बड़ी खबर, मदरसों के सर्वेक्षण को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खोला मोर्चा, कहा अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही सरकार। आपको बता दें कि यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वेक्षण कराने के योगी सरकार के फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोर्चा खोल दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मदरसों के सर्वेक्षण के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए इसे मुसलमानों के प्रति सरकार का पक्षपात पूर्ण रवैया करार दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बयान जारी कर कहा कि आरएसएस की विचारधारा की प्रतिनिधि पार्टी केंद्र और कई राज्यों में है जो खुले तौर पर मुसलमानों के खिलाफ नकारात्मक विचार रखती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की तरफ से जारी प्रेस नोट में पीएम मोदी को लेकर कहा कि पीएम संविधान की बात करते हैं लेकिन कई राज्यों में उनकी पार्टी की सरकार बिल्कुल विपरीत व्यवहार करती है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों से सभी जिलों में संचालित गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की रिपोर्ट 1 महीने के भीतर देने को कहा है। जमीयत उलेमा हिंद योगी सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध कर रही है। अगली बड़ी खबर, नितिन गडकरी ने कर दिया बड़ा ऐलान, अब कार में पिछली सीट पर बैठने पर भी लगानी होगी सीट बेल्ट, नहीं तो कटेगा चालान। ये आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सीट बेल्ट को लेकर एक और ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब कार में बैठने वाले हर एक व्यक्ति को सीट बेल्ट लगानी होगी, यानी कि अब कार के पीछे की सीट पर बैठने वालों को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा 18 से 34 वर्ष के आयु वर्ग के हैं। उन्होंने आगे कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करना ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां मुझे पिछले 8 सालों में सफलता नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि अगले 3 दिनों में हम बताएंगे कि अगर कोई कार में पिछली सीट पर बैठे सीट बेल्ट नहीं पहनता है तो उसे दंडित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि साइरस मिस्त्री दुर्घटना के कारण मैंने तय किया है कि पिछली सीट में सीट बेल्ट के लिए अलार्म होगा, जैसे ये ड्राइवर सीट के लिए है। कारों में पीछे की सीटों पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें कि यदि अब आप पीछे भी बैठे हैं तब भी आपको सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कार की पिछली सीट बेल्ट भी अनिवार्य कर दी जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।